चलिए जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी ने लास्ट क्लास में नंबर 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और टॉपिक अपना कार्य और शक्ति चल रहा था, और आपको पता है कि ये वाली जो क्लास है वो रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसीलिए बढ़िया से इस क्लास को करना है, सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से समझना है। चलते हैं आज 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए थे। चलिए क्विक रिविजन कर ही लेते हैं। ठीक है, मतलब आप अगर आपने पढ़ा है तो आपको पूरा याद है कि नहीं याद है, एक बार देख लीजिए फटाफट। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या बोला जाता है? सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। इसका आंसर आपसे बन जाएगा। दूसरे वाला क्वेश्चन क्या हैगा? एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो बताइए किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? हल्के पिंड की। इसका हमने कॉन्सेप्ट समझाए थे कि नहीं समझाए थे? आई होप कि हमने आपको क्लियर करवा दिया था कि कैसी क्या चीज़ें है ना, कोई दिक्कत इसमें परेशानी नहीं गई होगी। ठीक, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो संवेग का स्क्वायर अपॉन में 2m होता है। ठीक है, और यहाँ पर बोलता है कि संवेग समान है। अगर संवेग समान है दोनों का तो काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर कर रही है? द्रव्यमान पर। इसका मतलब जिसका द्रव्यमान कम है, मतलब जो हल्का है, वो ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर करवा दी थी। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो क्या होती है यहाँ पर? फटाफट रिवीजन करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल रिकॉर्डिंग देख लेने से काम नहीं होता है, इसलिए हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट में आपका चीज़ें हो जाएगी। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है बताइए? स्थितिज ऊर्जा होती है। हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया था। इसके बाद बताया गया था क्या था? एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन। तो यहाँ पर बताया था कि कॉस 90 डिग्री बन रहा था। कॉस 90 डिग्री के कारण क्या हो रहा था? बल 0 आ रहा था। ठीक है, क्योंकि एफ कार्य बराबर में बल गुणित क्रॉस है ना, क्रॉस विस्थापन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का जो मान था वो 90 डिग्री था, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया था बल। आकार के बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, प्रत्यस्थ ऊर्जा, क्योंकि आकार में बदलाव आ रहा है शरीर के, तो क्या हो रहा है? खिंचाव प्रत्यस्थ हो रहा है। चलो, 1 किलोवाट घंटा हमने बताया था 3.6 × 10⁻⁶। यहाँ कई जगह लिखा होता है जूल, जनरली यही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, बट इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। तो अभी आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब लोचदार, इसमें अपना क्या हुआ था आंसर? ठीक है, कि यहाँ पर क्या चीज़ें थी कि दोनों पिंड प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं ना, हमने बताया था कि ये गलत आंसर था। इसके बाद आते हैं किस पे? रॉकेट के सिद्धांत है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। इसके बाद आ जाते हैं किसके? बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्य जो है वो एक अदिश राशि है। कार्य जो है एक अदिश राशि है ना, सदिशों का अदिश गुणनफल है, और कार्य जो अदिश राशि है। ये सारी चीज़ें कल वाली क्लास जिसने भी नहीं देखी देख लीजिए ना, टाइम जो भी वर्क वाली जो क्लास है, फर्स्ट वाली जो क्लास है, वो सभी देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अच्छा, आज 11 यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। टोटल 25 क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम इसे एंड करवा देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो आपका टॉपिक चलेगा वो लास्ट में बता देंगे। चलिए यहाँ पर समझिए, किस पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, तो इसके संवेग का मान क्या होगा? तो आपको पता है, पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है, तो आपको अगर रिलेशन पता है तो ही कुछ कर पाओगे ज़्यादा, वरना फिर तुक्केबाजी चलेगी। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो संवेग के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर संवेग का मान बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी का मान भी बढ़ेगा, संवेग का मान घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी का मान भी घटेगा। इन लोगों का सीधा संबंध है और इन लोगों का उल्टा संबंध है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आता है, चूंकि काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो गई है, इसका मतलब आपने संवेग 2 गुना किया होगा, तभी ना 2 का स्क्वायर 4 गुना हो गया होगा। तो संवेग को क्या किया होगा आपने? 2 गुना किया होगा, प्रारंभिक संवेग 2 गुना किया होगा। तो इस तरह की चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए। ठीक है, चलो, कल को यही पूछ सकता है कि अगर बात जाए ये संवेग को आपने 3 गुना किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है संवेग से स्क्वायर होता है, तो ये 9 गुना हो जाएगी। तो 9 गुना हो जाएगी। और अगर पूछा कितने गुना बढ़ेगी या वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी 8 गुना की। अगर कितने गुना हो जाएगी, है ना, तो होगा 9 गुना हो जाएगी। और कितने गुना की वृद्धि होगी, तो 8 गुना की वृद्धि होगी। ये सब भी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, वरना बच्चों से आंसर तो आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो उस फॉर्म पर आंसर दे नहीं पाते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल में विस्थापन की होती है। तो देखिए, अगर
यहाँ पर समझिए कार्य बराबर में क्या होता है, कार्य बराबर में बल बल गुणित विस्थापन है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने बताया था। अगर थीटा की बात आएगी तो कॉस थीटा, क्रॉस के साथ कॉस थीटा रहता है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या बता रहे हैं कि मान लीजिए बल आप इसी दिशा में लगा रहे हो और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, ठीक है, बल भी आप इसी दिशा में लगा रहे हो, विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पर जो कार्य आता है वो उसका रिजल्ट क्या आता है, धनात्मक। अगर आप बल इस दिशा में लगा रहे हो और विस्थापन अपोजिट दिशा में हो रहा है तो जो कार्य आता है वो ऋणात्मक आता है। तो यहाँ पर बोलता है धनात्मक कार्य कब होगा, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। तो बोलता है जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा से होती है तो क्या होती है, जब बल की यहाँ पर ना लगता है कि टाइपिंग एरर किया गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। क्वेश्चंस पर कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जब बल की खालिस्तान में, ठीक है, जब बल की खालिस्तान में होना था यहाँ पर, ठीक है। तो जब बल की खालिस्तान में विस्थापन के होती है, तो जब बल की दिशा में विस्थापन होता है, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा एरर है, हम उनको बोलेंगे कि भाई जब स्पेस देना हो तो स्पेस डैट डैट डैश का यूज़ करें, है ना, ये सारी चीज़ें। जब बल की खालिस्तान में विस्थापन की होती है, तो जब बल की दिशा में, जब बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो मतलब आप फाइनली समझ जाएंगे कि जब बल की दिशा में विस्थापन होता है ना तो कार्य क्या आता है, धनात्मक आता है। तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप में देखिए, दूसरी बार क्वेश्चन है ये, अब पेपर में ही आया था 2 बार, तो क्या करें, पेपर में 2 बार आया तो 2 बार हमने इंक्लूड किया है। तो यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को, तो यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखिएगा, माइंड में रखना है आपको बार बार, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या, देखिए अभी हमने आपको सिखाया था, वही आपसे पूछ लिया कि यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p है तथा द्रव्यमान m है, तो p और m में गतिज ऊर्जा का मध्य क्या संबंध है। तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का जो संबंध है वो पी के स्क्वायर अपॉन में 2m के बराबर होता है, ठीक है। पी के स्क्वायर अपॉन में 2m के बराबर होता है। ये कहाँ पर है, पी का स्क्वायर अपॉन में 2m, ये लास्ट वाला ऑप्शन है। लास्ट वाला ऑप्शन है कि पी स्क्वायर बटे में 2m, है ना। तो पी के स्क्वायर हो बटे में 2m है, लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए कि एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा। अब यहाँ पर संवेग की बात पूछ रही है, तो जनरली यहाँ पर जो बोल रहा है दोनों का संवेग समान, ये गलत बोल रहा है भाई। यहाँ पर समझेंगे कि यदि गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि भारी पिंड का, हल्के पिंड का, तो इसका आंसर जो होगा वो समझिए। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, भारी पिंड का। क्यों होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर में संवेग का स्क्वायर बटे में 2 इंटू द्रव्यमान, ये होता है। अब हमने कहा कि 2 प्रकार के थे, एक पहले काइनेटिक एनर्जी को पहला ले लेते हैं, हल्के वाले को पहला मान लेते हैं और भारी वाले को दूसरा मान लेते हैं। बराबर में संवेग तो समान है, तो संवेग समान है तो इसको लिख देते हैं पी स्क्वायर, अच्छा गतिज ऊर्जा समान है, बटे में 2m, ठीक है, पहला वाला m। यहाँ पर भी लिख देते हैं पी स्क्वायर और 2 दूसरा वाला m, ठीक है, ये पूरा कर देते हैं। अब यहाँ पर बातों को समझना है कि इस ये वाली गतिज ऊर्जा और ये वाली गतिज ऊर्जा समान है, तो समान है तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो P1 का स्क्वायर बटे में 2m1 बराबर होना चाहिए किसके, P2 का स्क्वायर बटे में 2m, ठीक है। ये हम थोड़ा सा हौच पौच कर देते हैं, बट आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, हमने दोनों को बराबर कर दिया है। P1 का स्क्वायर अपॉन में 2m1 बराबर में P2 का स्क्वायर बटे में 2m2, मतलब चाहे तो ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि P1 का स्क्वायर बटे में P2 का जो स्क्वायर है वो बराबर आता है 2m1 बटे में 2m2 के, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब नहीं समझ पाओगे, इतना अच्छे से ना वैसा नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर में संवेग का स्क्वायर बटे में 2 गुणित द्रव्यमान। तो अगर हम बोलेंगे कि द्रव्यमान, ठीक है, भारी द्रव्यमान का निकाल दो या फिर संवेग का निकाल दो, क्योंकि संवेग की बात कर रहे हैं, तो संवेग बराबर में क्या आ जाएगा, संवेग बराबर में आपका क्या हो जाएगा, संवेग बराबर में काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 गुणित मास। तो आप देखिए अगर ये काइनेटिक एनर्जी को आप रिमूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि वो तो समान है, तो जो संवेग का रिलेशन है वो डायरेक्टली द्रव्यमान के समानुपाती हो रहा है। तो पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है m के,
पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है एम के, मतलब अगर एम का मान बढ़ाओगे तो पी का मान बढ़ेगा, एम का मान घटाओगे पी का मान घटेगा। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको समझने के लिए कि ठीक है, समझ पा रहे हो ना कि ये वाला थोड़ा आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा संवेग को समझने के लिए। तो संवेग का जो मान है वो क्या होगा, जो संवेग का मान होता है वो द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है जब गतिज ऊर्जा समान हो। जब गतिज ऊर्जा समान हो तो जब संवेग का स्क्वायर है वो द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 2m होता है, तो 2 तो सब कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं कि जो भारी पिंड होगा उसका संवेग अधिक होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आते हैं संवेग। ठीक है, संवेग बराबर में क्या होता है, संवेग को आप जनरली पी से डिनोट करते हो। संवेग बराबर में होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो कहाँ पर है द्रव्यमान इंटू वेग, यही है आपका राइट आंसर जो कि सही है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि ओहो ये तो आ जाता है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। कार ठहरने, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक ट्रक तथा एक कार, ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन, एक ट्रक तथा एक कार है और इनकी समान गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या है, समान है, के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त करते हैं तो कौन कितनी ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो जनरली लोगों का मानना होगा कि जो कार होगी ना वो लंबी दूरी तय करेगी। लोगों का मानना होगा कार जो होगी लंबी दूरी करेगी और ट्रक कम दूरी, क्योंकि ट्रक भारी होता है और कार हल्की होती है, तो कार लंबी दूरी और ट्रक छोटी दूरी तय करेगा। लेकिन गलत है। ठीक है, अगर इसने बोला है कि गतिज ऊर्जा समान है, तो गतिज ऊर्जा समान है तो दोनों ठहरने के पूर्व एक समान गति करेंगे। अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब सर ऐसा कैसे है वो बताइए। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जो कार्य होता है, ठीक है, जो गतिज ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा है एक्चुअल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में इन ट्रक और कार के द्वारा किया गया कार्य के बराबर है। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा है वो कार्य के बराबर है एक प्रकार से, इनके दोनों के द्वारा किए गए कार्य के। ठीक है, और कार्य बराबर में क्या होता है, कार्य बराबर में होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर में क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों को हमने क्या किया है, समान बल लगाया है। अगर नहीं भी दिया तो आप यही ना मानकर चलोगे कि दोनों को रोकने के लिए आपने समान बल लगाया होगा। तो दोनों को रोकने के लिए समान बल लगाया है। ठीक है, दोनों को रोकने के लिए आपने समान बल लगाया है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। पहले वाले के लिए गतिज ऊर्जा F1 और S1 हो जाएगी, और दूसरे वाले के लिए भी हम बता देते हैं। अगर मान लीजिए दूसरे वाले के लिए, पहले वाले के लिए जो गतिज ऊर्जा थी वो क्या हो गई, F1 पहले वाले पर मंथन, या चूंकि उसको रोक रहे हो तो कम ही कर रहे हो ना। चलो, तो F1 और S1, विस्थापन S1 हुआ होगा क्योंकि वो कार्य के बराबर था गतिज ऊर्जा। दूसरे वाले के लिए जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, F2 इंटू S2 के बराबर होगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बताना चाहते हैं, बोलता है कि दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो इन दोनों की गतिज ऊर्जा को समान कर देते हैं। तो क्या आएगा आपके सामने रिलेशन कि F1 क्रॉस S1 इज इक्वल टू F2, मतलब ना भी करो क्रॉस तो चल जाए, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, समझना है ये क्या। तो अब देखिए यहाँ पर चूंकि क्या बोलता है कि जो लगाया गया बल है वो भी तो समान ही होगा दोनों में। तो जब लगाया गया बल समान है तो S1 बराबर आ रहा है S2 के, तो इसका मतलब हुआ कि इनका जो विस्थापन है वो भी समान होगा। हालांकि अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आए तो आप केवल आंसर्स को भी मगअप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पेपर में एज इट आपको यही चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट कोशिश करिए कि अभी समझने का समय है तो समझ सकें कि दोनों ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ये राइट आंसर है। ठीक है, ये मत समझ रहा ना कि कार ज़्यादा दूरी तय करेगी ट्रक कम करेगा। ठीक है, अब आदर्श मशीन की दक्षता, कोई भी चीज़ आदर्श जो होती है ना, जो भी आइडियल कंडीशन होती है, ये ऐसी कंडीशन होती है कि सबसे बेस्ट। एक्चुअल में ये कभी पॉसिबल नहीं है, ना तो मानव जाति में ना कहीं पर भी ये पॉसिबल नहीं है कि जो 100% सेटिस्फाई करे जो आप चाहते हैं वैसा ही सारी चीज़ें हों। ठीक है, तो आदर्श मशीन हो चाहे कोई भी, उसका 100 मतलब कि जो अगर आदर्श मशीन की बात की जाए तो वो 100% उसकी दक्षता की, हमने कोई भी मशीन लाए तो हम यही सोच कर लाए कि वो 100% काम करेगी, 100% रिजल्ट देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 99 दे देगी, 99.99 दे देगी, पूरा 100% नहीं दे पाता है, क्योंकि फ्रिक्शन ये वो और भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं जिसके कारण वो पूरी दक्षता नहीं दे पाती है। तो इसलिए 100% मतलब आदर्श मशीन की दक्षता जो होती है वो 100% होती है। बट आप जानते हो कि आदर्श मशीनें प्राप्त करना पॉसिबल नहीं, मतलब कोई भी चीज़ आइडियल प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब बात की जाएगी आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है तो 100% आंसर याद होना चाहिए। ओके, अब क्या बोलता है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ये सब कॉन्सेप्ट होता है आवेग का। ये सब कॉन्सेप्ट होता है आवेग का। आवेग को समझिए कि आवेग क्या होता है। आवेग बराबर में होता है, आवेग जो होता है ना, समय इंटू बल।
ये होता है बल इंटू समय बोल सकते हैं, ठीक है। आवेग बराबर में समय इंटू बल, ठीक है। आवेग बराबर में, यहाँ लिख देते हैं पूरा आवेग, ठीक है। ये वाला पेन तो लगता है अभी, रुक तो, आवेग बराबर में बल इंटू समय, बल इंटू समय। आप खुद सोचिए बॉल का जो भी आवेग होगा, आवेग किसके बराबर होता है, बल इंटू समय के, ठीक है। अगर बॉल मतलब बल बैट्समैन ने मारा है तो अच्छा बल तो फोर्सफुली आ रहा होगा, और समय जितने कम समय में आप जितना ज़्यादा समय लगाओगे उतना बल कम होता जाएगा, क्योंकि आवेग जिस भी आवेग से आ रहा है वो आवेग तो रहेगा, आवेग तो आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसके बल में कमी करनी है तो आप समय का मान बढ़ा दो। अगर आपको उसके बल में जितनी भी फोर्स से वो बॉल आ रही है, सोच रहे हो कि वो बॉल कम लगे या कम वो लगे, तो आप क्या करिए, समय के मान को बढ़ा दो। अगर आप और बॉल आगे से जाके पकड़ोगे तो और तेजी से लगेगी आपको, और बिल पीछे से होते जाके पकड़ते जाओगे तो बल का मान कम होता जाएगा और समय आप बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप समय को बढ़ाने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर करते हो ताकि आपको बल कम लगे, ठीक है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसका होता है, आवेग का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन वो कैसा होता है, समझ गए ना। तो क्योंकि वह लंबे समय तक, तो यहाँ समझ गए ना, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, कोशिश करेगा कि जब वो दूरी हाथ को अपने दूर करता जाएगा तो समय ज़्यादा होता जाएगा, जिससे बल का मान कम होता जाएगा, क्योंकि आवेग तो सेम ही रहना है। तो इसीलिए आप क्या करिए, हाथ को अपने दूर करते जाइए, ठीक है। हाथ को दूर करेंगे तो जो बॉल है उसका जो बल है, जिस भी बल से आ रही, जिस भी फोर्स से आ रही, वो डिक्रीज होता जाएगा और आप इजिली कैच कर पाएंगे, आपको चोट का अनुभव नहीं होगा। ये इसका राइट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं क्या, जब एक पिंड किसी अनंत, क्या लिखा, आनत ताल पर हाँ तो अनंत होगा, आनत होगा, ठीक है। आनत ताल पर लुढ़कता है तो इसके पास रहती है। तो देखिए अगर कोई भी जो पिंड है वो अनंत ताल पर लुढ़कते जा रहा है, लुढ़कते जा रहा है, लुढ़कते जा रहा है, तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसके पास दोनों ऊर्जा होती है भाई, क्योंकि उसके आकार के कारण इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, और शायद लुढ़क भी रहा है तो लुढ़कने का कॉन्सेप्ट से गतिज ऊर्जा तो हर कोई मार देगा, गतिज ऊर्जा हर कोई मारेगा लुढ़कने के कॉन्सेप्ट से, लेकिन आपको याद रखना है कि इसके अंदर दोनों ही ऊर्जा होगी, ठीक है। आनत ताल पर जब लुढ़केगा, मतलब ऐसे जो सीधी सीधी है, मतलब कि कोई भी बॉल और रहेगी वो लुढ़केगी, उसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या पूछ रहा है वो, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उस पर काम करते हैं, तो उस पर काम करता है, करते हैं नहीं होना चाहिए, करता है, ठीक है। उस पर काम करता है, वैसे बुक में ही उनकी ना उनका कहना रहता है कि सर कई बुकों में ना ऐसा ही सेम टू सेम लिखा ही रहता, तो हम क्या करें, तो ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस वाले हैं उनमें ऐसा ही लिखा रहता है, तो वो डिक्टो कई बार ऐसा लिख देती है, कई बार उनकी मिस्टेक्स नहीं होती, कई बार बुक में ही मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा है। अभी प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा क्या बोलना चाहता है, जब एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते, मान लीजिए कॉइल स्प्रिंग है, मान लीजिए कॉइल स्प्रिंग है, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने पर इतना छोटा बना दिया, ठीक है, कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने पर अब क्या हुआ, इसकी प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब जो इसकी इलास्टिसिटी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, ठीक है। जो इसकी इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जब आप इसे दबाए पड़े हो तो ये जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा, वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो अपने अस्तित्व में जाना चाहेगी, वो फिर से चाहेगी कि इसी अस्तित्व में जाए, इसलिए जो प्रत्यास्था ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तभी तो उस ऊर्जा को, जैसे आप उसको प्रेशर को हटाओगे तुरंत वो अपनी स्थिति पे जाएगी, ठीक है। किस कारण, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा के कारण। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता। कोई भी एक बिंदु हो, कोई भी एक मतलब कण है, अगर आप उसे एक बिंदु से दूसरे स्थान तक लेकर जा रहे हो, विस्थापित कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में किया गया कार्य जो होगा ये इनके बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। ये किसने कहा है, या इससे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए कि जो कण को आपने विस्थापित किया ये बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो देखिए ये संरक्षित बल होगा। हालांकि उस जो आंसर की थी उसमें भी यहाँ पर कौन सा दे रहा था, निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं बता सकते कि क्या होगा, ये दे रहा है। लेकिन जो है ना इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो संरक्षित बल की डेफिनेशन यही है कि इसमें जो कण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करते हैं तो वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, उसे संरक्षित बल कहते हैं,
ठीक है। संरक्षित बल को याद रखिएगा, ठीक है, संरक्षित असंरक्षित बल, ठीक है, ये पूरे याद रखिएगा कि संरक्षित बल क्या होता है। ये संरक्षित बल जो होता है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, इसको इंग्लिश वोकैब में भी देख लेना, ठीक है। कोई कोहेसिव फोर्स था ना, कोहेसिव करके कुछ फोर्स होते हैं, वही सारे हैं। तो संरक्षित बल जो होगा और असंरक्षित बल, संरक्षित बल मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, असंरक्षित बल मार्ग पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में ही बता देते हैं सारी चीज़ें ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, एक होता है संरक्षित बल और एक होता है असंरक्षित बल। संरक्षित बल और असंरक्षित बल की ना परिभाषा केवल एक के माध्यम से नहीं हो पाती है, इसके लिए तीन परिभाषाएं चलती हैं। इसके लिए तीन परिभाषाएं चलती हैं। तीन परिभाषाओं में पहले वाली परिभाषा, दूसरी वाली परिभाषा, तीसरी वाली परिभाषा क्या क्या होता है वो हम आपको बता दें, ठीक। तो देखिए, पहला वाला क्या होता है, संरक्षित बल के लिए पहले बात बताते जा रहे हैं कि किसी कण पर क्या होना चाहिए, मतलब जब वो जहाँ से गया है ना, जहाँ से गया वहीं पर आकर रुक जाए। इट मीन्स कि जो कार्य है वो जीरो के बराबर हो तो हो जाएगा। कार्य क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। जिस जहाँ से गया है वहीं पर आकर अगर वो रुक जाता है, कार्य यदि जीरो है तो वो वाला बल क्या कहलाता है, संरक्षित बल कहलाता है। जनरली ये वृत्तीय पथ पर जब गमन कर हैं ना तब ये लगता है, ठीक है। तो संरक्षित बल कहलाता है जहाँ से निकले हो वहीं पर आकर रुक जाओगे, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में जो ऊर्जा है ना, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की जो गतिज ऊर्जा है वो अगर समान है, ठीक है, समान है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्य जीरो हो जाएगा, ठीक है। और विस्थापन भी आप बोल सकते हो कि जहाँ से गया वहीं आकर रुक गया। इट मीन्स आप ये फाइनली याद रखिए, कार्य जीरो होगा। कार्य जीरो है तो संरक्षित बल है। उसके बाद क्या होगा कि हमने बताया कि वृत्ताकार पथ पे गमन करेगा तो कार्य जीरो हो गया। पहली बात नहीं है, ये दूसरी बात है। अगर हम डेफिनेशन की बात अगर परफेक्ट 1/1 करें, अगर 1/1 डेफिनेशन की बात करें तो पहली डेफिनेशन इसकी ये बोलती है संरक्षित बल की कि कोई भी कण जो है गमन कर रहा है, गमन करने के बाद जब वो अपनी पहली स्थिति पर आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा यदि प्रारंभ ही जैसी रहती, जैसे प्रारंभ में स्टार्ट हुई थी ना, अगर वैसी ही इसकी काइनेटिक एनर्जी है तो ये संरक्षित बल है, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है कि यहाँ पर कार्य क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कि मतलब जिस बिंदु से निकला उसी बिंदु पर आकर रुक जाए तो कार्य जीरो होगा। तो जीरो मतलब विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो, तो भी वो संरक्षित बल का उदाहरण हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोलता है कि जो संरक्षित बल होता है वो पथ के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है कि आप किस प्रकार के रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, वो उस पर निर्भर नहीं करता। ये सारे बल संरक्षित बल के उदाहरण हैं। अब आते हैं असंरक्षित बल पर, ठीक है। अब आते असंरक्षित बल पर। असंरक्षित बल पर की भी तीन डेफिनेशन है उसी प्रकार से, ठीक है। पहला वाला हमने बताया था कि जो आपकी स्टार्टिंग वाली एनर्जी थी, ठीक है, प्रारंभिक एनर्जी, जब आप प्रारंभिक स्थान पर आते हो तो यहाँ पर जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो बदल जाती है। ऐसा नहीं कि प्रारंभ जैसी रहेगी, कुछ ना कुछ बदल जाएगी। तो अगर प्रारंभिक परिवर्तित हो गई अगर आपकी गतिज ऊर्जा तो वो असंरक्षित बल है। यहाँ पर कार्य शून्य नहीं होगा, ठीक है, जो यहाँ पर कार्य है वो शून्य नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, यह पथ के मार्ग पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण बता दे थोड़ा सा। संरक्षित बल के जो उदाहरण है ना, कल को हो सकता है पेपर में ये पूछ ले, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वीय बल है वो भी संरक्षित बल का उदाहरण है। इसके बाद क्या आ जाता है, गुरुत्वीय बल तो हो गया, संरक्षित बल का उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था जो है वो भी गुरुत्वीय बल, संरक्षित बल का उदाहरण है। देखिए ना, कोई भी चीज़ जाती है फिर अपनी अवस्था पे वापस जाती है तो कार्य तो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। ओके, फिर यहाँ पर आ जाते हैं क्या, फिर लॉरेंज, ठीक है। लॉरेंज ने भी कहा था कि एक समान पथ पर गति करने के लिए जो लॉरेंज के में जो कण गति करते हैं वो भी संरक्षित बल के उदाहरण होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं हम आपको, है ना। स्थिर वैद्युत बल वाला भी संरक्षित बल का उदाहरण है, ठीक है। अब आते हैं असंरक्षित बल के एक दो उदाहरण कर लेते हैं। असंरक्षित बल में आएगा घर्षण। तो घर्षण के हिसाब से जो बल जा रहा है वो भी क्या हो जाएगा, घर्षण के हिसाब से कोई गति कर रहा है, घर्षण के साथ कोई गति कर रहा है तो वो भी असंरक्षित बल का उदाहरण है। शान बल, शान बल भी असंरक्षित बल का उदाहरण है। शान बल मीन्स विस्कोसिटी, जो फोर्स होता है ना वो वाला, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी फोर्स हो गया, ये सभी असंरक्षित बल के उदाहरण है। तो हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दिए, संरक्षित बल, असंरक्षित बल, इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिएगा इन वर्ड को क्या बोलेंगे, आप अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा। अब आते हैं किसमें, हम ये तो आपको बता दिए। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए निश्चित रूप से नहीं जो कह रहा है ये गलत होना चाहिए। यहाँ पर ये होना चाहिए कि संरक्षित बल का उदाहरण है। भाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब ये चीज़ अवेलेबल है तो हम इसको बोलेंगे कि संरक्षित बल का उदाहरण है ये, कि अगर मार्ग पर निर्भर नहीं करते तो वो संरक्षित बल का उदाहरण है।
एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल का उदाहरण, ये बहुत पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाएगा, ठीक है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किए गए कार्य क्या होता है। अगर एक बंद मार्ग है, और वहाँ पर किसी को कुछ बल लगा रहे हो, किसी भी बिंदु या किसी कण पर भी बल लगा रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, वो तो गति ही नहीं कर पाएगा। बंद मार्ग है तो क्या गति करेगा, गति नहीं करेगा, विस्थापन जीरो रहेगा। चूंकि विस्थापन जीरो है तो क्या हो जाएगा, कार्य भी जीरो हो जाएगा। अगर विस्थापन जीरो है तो कार्य भी जीरो हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा, न्यूनतम नहीं, जीरो ही लगाना है, ठीक है। अगर जीरो ऑप्शन में है तो जीरो लगाना है, अगर जीरो ऑप्शन में नहीं है तब आपको न्यूनतम प्रेफरेंस देना है, वरना जीरो ही लगा देना है। कि अगर पूछा जाएगा कि एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य तो जीरो, अगर जीरो ऑप्शन में नहीं है तब न्यूनतम। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है संवेग के बराबर। मास इंटू वेलोसिटी होता है संवेग के बराबर, तो संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अब चलते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, हाँ बिल्कुल लास्ट ही क्वेश्चन है। तो किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो आप सभी जानते हो कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, हाफ mv² होती है। अगर आप वेग को आधा कर दोगे तो वेग क्या चलेगा, स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलेगा, और द्रव्यमान डायरेक्ट चलेगा, है ना। वेग स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलेगा और द्रव्यमान को जैसा करोगे वैसे ही गतिज ऊर्जा करेगी। जैसा द्रव्यमान को करोगे वैसे ही गतिज ऊर्जा होगी, और वेग के स्क्वायर के हिसाब से गतिज ऊर्जा बदलेगी। अगर मान लीजिए हम द्रव्यमान को 2 गुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अगर आप द्रव्यमान को 2.5 गुना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब आते हैं वेग का कॉन्सेप्ट। तो वेग क्या था, स्क्वायर का था, तो अगर वेग को 2 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगर वेग को आप 2.5 गुना करोगे, 2.5 गुना किए हो तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2.5 का स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर कितना, 625, तो आप बोल देना 6.25 गुनी हो जाएगी। इस तरह से सारी चीज़ें होंगी। तो अब इसने बोला है कि क्या बोलता है कि पिंड का वेग आधा कर दे रहे हो, वेग का आधा कर दे रहे हो, तो आधा का स्क्वायर कितना हुआ, आधा का स्क्वायर हुआ 1/4। वेग को आधा किया तो आधा का स्क्वायर 1/4, तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 4 गुनी कर दिया हमने, 4 गुनी पर टिक कर दिया, चौथाई, 1/4 हो जाएगी, है ना। ये सब ऑप्शन जब आएगा कंफ्यूज कर देता भाई। देखिए अभी हमने गलत टिक कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे चौथाई हो जाएगी ना, 1/4 मतलब चौथाई, ठीक है। 1/4 भी दे सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर चीज़ें क्लियर हो गई है और आपने लास्ट तक वीडियो देख ली है तो कमेंट पर ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि कमेंट करते हो तभी हमको पता चलता है कि किस किस ने वीडियो देखा है और अच्छी तरह से याद है, ताकि हम आपसे कभी नेक्स्ट टाइम पूछे कि हाँ आपने देखा है और आप बोले कि हाँ देखा है, तो हम चीज़ें कर पाएँ और आपसे पूछ पाएँ, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बता दें कि नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल रहेगा, तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बहुत सारे क्वेश्चन है जो रेलवे में आए हैं, ठीक है। इससे तो केवल 25 क्वेश्चन आए हुए थे, और फिर बाकी के बाकी सब आए थे न्यूमेरिकल। तो अब न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से बना देंगे, पहले ये सारी चीज़ें तो कवर करवा दें जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पहले इसको सारी को कवर कर लो। गुरुत्वाकर्षण के लिए रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण को भी हम 2 ही वीडियो में करें, वरना 3 वीडियो में तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा ग्रेविटेशनल, क्योंकि ग्रेविटेशनल में हमने देखा अप्रॉक्स में 70 क्वेश्चन थे, ठीक है। 70 क्वेश्चन के आसपास हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अब 70 क्वेश्चन को अब कैसे बनाना है वो देखते हैं, 2 पार्ट में बनाना, 3 पार्ट में बनाना है, तो वो हम बना देंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।